नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हम क्रैश कोर्स वीडियो कर रहे हैं जहां पर हमारा पूरा फोकस है जो हमारे आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें मैक्सिमम नंबर लेके आया जा सके। तो उसी में आज हम करने वाले हैं हमारा दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसको हम दो पार्ट में खत्म करेंगे और आज हम इसका पहला भाग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इस भाग में हम जानने के वाले हैं। इस भाग में हम बात करने वाले हैं अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये जानते हुए कि आखिर हम इनके बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं। दरअसल अम्ल और क्षारक जो है वो हर जगह पे हैं। उदाहरण के लिए ये हमारे खाने में होते हैं, ये हमारे साबुन में होते हैं और यहाँ तक कि जो हमारा स्टमक है, आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में कि जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हर जगह हमारे आसपास अम्ल और क्षारक हैं, तो इनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो चलिए एक सवाल है, यहाँ पे एक बीकर रखा हुआ है जिसके अंदर कोई चीज रखी है। अब आपको पता करना है कि क्या ये अम्ल है या फिर ये क्षारक है या फिर ये न्यूट्रल है। तो आप कैसे पता करेंगे? क्या इसे चखना चाहिए? एक बीकर जिसमें कुछ ऐसा रखा हुआ है कि आपको पता तक नहीं वो क्या है, ऐसी चीज को चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अम्ल है या क्षारक? अब जैसा कि हम जानते हैं, हमने पहले भी पता किया है, पढ़ा हुआ है कि ये पता लगाने का कि कोई चीज अम्ल है या क्षारक, उसके दो तरीके होते हैं। पहला तो होता है उसका टेस्ट। जो अम्ल होता है वो खट्टा होता है और जो क्षारक होता है वो कड़वा होता है। परंतु जैसा कि हमने अभी भी बात करी, किसी चीज को ऐसे ही बिना जाने पहचाने टेस्ट करना खतरनाक हो सकता है, तो हम स्वाद वाले फैक्टर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा तरीका होता है सूचक इस्तेमाल करने का। अभी सूचक क्या होते हैं? हमारे पास तीन तरह के सूचक हैं। एक है प्राकृतिक सूचक, नाम से पता चल रहा है प्रकृति से मिला हुआ होगा। दूसरा है संश्लेषित सूचक जिसे हमने खुद बनाया है, और तीसरा है सूंघने वाला सूचक जिसमें सूंघ के पता चलता है कि कोई सी चीज अम्ल है या फिर क्षारक है। चलिए पता करते हैं तीनों चीजें हैं क्या। अगर हम प्राकृतिक वाले सूचक की बात करें जो हमें प्रकृति से मिलती हैं, तो इसके उदाहरण है लिटमस पेपर और हल्दी। इसके बारे में आप पहली क्लासेस में ही बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। दूसरा है हमारे पास संश्लेषित सूचक। ये जो संश्लेषित सूचक होते हैं इसके दो ऑप्शंस हैं, पहला है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फेनोफ्थलीन। ये दोनों ही आपको यूजुअली नहीं मिलेंगे, परंतु अगर आप केमिस्ट्री लैब में जाए तो आपको दोनों वहां पर मिल सकते हैं। और तीसरा होता है सूंघने वाला सूचक जिसके अंदर प्याज आ सकता है, क्योंकि प्याज से हम पता कर सकते हैं कोई सी चीज अम्ल है या फिर क्षारक है। अब ये जो तीन तरीके हैं इनको कहा जाता है सूचक, क्योंकि इनकी मदद से हम पता कर सकते हैं कौन सी चीज एसिड है और कौन सी चीज बेस है। चलिए अब बात करते हैं इनके गुणधर्मों की। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? जब हम अम्ल में या फिर क्षारक में धातु को मिलाते हैं तो होता क्या है, उनके अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है जिसे हम लवण कहते हैं। इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, अम्ल जब धातु से मिलेगा तो हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो लवण मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इस रिएक्शन को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर यहाँ पर हमने एक बेस लिया है दैट इज NaOH, ये एक धातु यानी कि जिंक के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो क्या होगा, हमें एक लवण मिलेगा जिसका नाम है सोडियम जिंकेट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं इसके दूसरे गुणधर्म की, जो है कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया। अगर हम अम्ल की बात करें तो इसके उदाहरण के साथ शुरू करते हैं। ये हमारा है धातु कार्बोनेट, यहाँ पर धातु है सोडियम और कार्बोनेट तो होता ही है CO3। अगर हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यानी कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें मिलता है NaCl जो कि एक लवण है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में जल। वहीं पे अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि एक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर हमें सेम प्रोडक्ट मिलते हैं, परंतु यहाँ पर बैलेंसिंग थोड़ी अलग हो जाएगी। 2NaCl की जगह हमने सिर्फ NaCl लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इस अभिक्रिया को लिखना चाहें तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होगा, एक तो मिलेगा लवण, दूसरा मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और तीसरा मिलेगा जल। चलिए अब बात करते हैं अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल जो है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है, आपको जला सकता है। वहीं पे क्षारक जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और वो आपको जला सकता है।
ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव जो होता है तथा क्षारक द्वारा अम्ल का जो प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है। यानी कि अम्ल और क्षारक जब मिलते हैं तो क्या होता है, लवण बनता है और साथ में जल बनता है। और यहाँ पे जो लवण होता है वो हानिकारक नहीं होता। चलिए इसका एक उदाहरण लेते हैं। अगर हम HCl की अभिक्रिया करवाएं NaOH के साथ तो यहाँ पे क्या होगा, हमें मिलेगा लवण NaCl और साथ में जल। यहाँ पर HCl और NaOH ये दोनों ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आप इन्हें टच भी नहीं कर सकते। वहीं पे NaCl और जल जो है वो दोनों ही हानि रहित होते हैं। NaCl तो हम अपने खाने में डालते हैं एज नमक और जल तो हम पीते हैं। तो यहाँ पर HCl और NaOH दोनों का ही जो हानिकारक प्रभाव था वो एक दूसरे की वजह से खत्म हो गया। अब चलिए देखते हैं NCERT का बहुत फेमस क्वेश्चन जो ये कई बार एग्जाम में डाल देते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल है वो कुछ इस तरीके का है, आपको निम्नलिखित स्थिति पे ध्यान देनी है और आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। HCl के साथ जब हम कॉपर ऑक्साइड को रखते हैं तो विलयन का रंग जो होता है वो नीला हरित हो जाएगा। जैसे कि अगर हमने HCl मिलाया है कॉपर ऑक्साइड के साथ तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका उत्तर कुछ ये है, ऐसा कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। HCl जब कॉपर के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और जो क्लोरीन है वो कॉपर के साथ अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड बना देगा। और क्योंकि कॉपर क्लोराइड का रंग जो होता है वो नीला हरा होता है, इस वजह से जो हमारा सॉल्यूशन है वो बन जाएगा नीला हरा और ये एक लवण है कॉपर क्लोराइड का। तो ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला चीज जो कि है धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया। और इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें मिलता है लवण और जल। ऐसा क्यों? आप इस अभिक्रिया को जानते ही हैं, जब हम अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, इन दोनों का ही प्रभाव खत्म होता है और उन दोनों से एक लवण मिलता है और जल मिलता है। यहाँ पर धातु ऑक्साइड की बात करें तो वो क्या होता है, वो एक क्षारक है क्योंकि ये क्षार के ऑक्साइड होते हैं जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया वैसे ही होनी चाहिए कि एक लवण मिले और जल मिले। तो इस वजह से धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें मिलता है लवण और साथ में मिलता है जल। चलिए अब देखते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड जो है वो क्षारक के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। यहाँ पर जो हमारे पास CaOH होल ट्वाइस है यानी कि चूने का पानी या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, ये जब अभिक्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में मिलता है जल। यहाँ पर इसका श्वेत अवक्षेप यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को श्वेत अवक्षेप इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये पानी में नहीं मिलता और सफेद कलर का होता है और पानी में तैरता रहता है, जिसकी वजह से पानी दूध जैसा दिखता है। अब यहाँ पर अगर हम चूने के पानी की बात करें तो ये होता है क्षार के प्रकृति का, वहीं पे कैल्शियम कार्बोनेट एक लवण है और H2O तो जल होता ही। तो यहाँ पर आप देखें तो क्षारक के साथ कुछ मिलाने पे हमें लवण मिला और जल मिला। ऐसा कब होता है, जब हम क्षारक के साथ अम्ल मिलाते हैं, और ऐसा इसलिए बिकॉज जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब अगर आपको इतना क्लियर है तो चलिए अब बात करते हैं अधात्विक ऑक्साइड एवं क्षारक के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को कैसे लिखा जा सकता है। अगर हम अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवा रहे हैं क्षारक के साथ तो हमें क्या मिला था, लवण और जल। ऐसा क्यों? क्योंकि जो क्षारक था वो तो क्षारक है ही, परंतु जो अधात्विक ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति का है और इस वजह से हमें लवण और जल मिल गए। चलिए अब बात करते हैं सभी अम्लों और सभी क्षारकों में क्या समानताएं हैं जिसकी वजह से ये इतना सिमिलर बिहेव करते हैं। आखिर इनके गुणधर्मों में क्या समानताएं होती हैं। दरअसल हमने देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब इसका रिलेशन कुछ न कुछ हाइड्रोजन से तो है। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन तो होता ही है। दरअसल अगर हम बात करें कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं तो इसका उत्तर होगा नहीं, परंतु जितने भी यौगिक पानी में मिलकर H+ बनाते हैं वो सारे के सारे अम्लीय होते हैं। यानी कि जिन भी चीज़ों को पानी में मिलाने पर H+ आयन बनता है वो सारी चीज़ें होती हैं अम्लीय, और जिन भी चीज़ों से हमें OH- मिलता है उन्हें हम कहते हैं क्षारकीय प्रकृति का। चलिए जानते हैं कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक कैसे बिहेव करते हैं। क्या आप जानते हैं अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिर्फ प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड 100% HCl रखें तो उसमें लिटमस पेपर डालने पे वो अम्लीय प्रकृति शो नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? दरअसल जल की अनुपस्थिति में जो HCl है उसके अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं हो सकता।
ऐसा इसलिए क्योंकि जब HCl जो है वो जल से मिलता है तभी उसमें से H प्लस आयन पृथक होते हैं और वो अम्लीय प्रकृति को शो कर पाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि H प्लस की जगह H3O प्लस लिखा है। ऐसा इस वजह से बिकॉज H प्लस जो है वो H प्लस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि H प्लस सिर्फ H प्लस में नहीं रह सकता। इस वजह से वो जल के साथ अभिक्रिया कर H3O प्लस बना लेता है। तो एक बात ध्यान रखिए, आप H प्लस कभी भी नहीं लिखेंगे, आपको या तो लिखना है H प्लस एक्वस ब्रैकेट में EQ लगाकर या फिर H3O प्लस, बिकॉज H प्लस आयन या फिर हाइड्रोजन आयन अकेले नहीं रह सकता। आइए अब देखते हैं कि क्या होता है जब हम क्षारक को जल में घोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं क्षारक OH माइनस आयन से रिलेटेड है, तो जब भी हम क्षारक को जल में घोलेंगे तो क्या होगा, एक तो हमें पॉजिटिव आयन मिलेगा और दूसरा आयन मिलेगा हमें OH माइनस का। जैसे कि आप ये तीनों एग्जाम्पल देख सकते हैं। NaOH हमारा क्षारक होता है, जब जल में मिलाते हैं तो Na प्लस और OH माइनस में बदल जाता है। ऐसे ही KOH जो है वो भी हमारा एक क्षारक होता है, K प्लस और OH आयन में बदल जाता है। तो आप ये बात नोटिस करेंगे कि जब भी हम क्षारक को जल में मिलाते हैं तो उसमें OH माइनस आयन बनते हैं। तो हमें क्या पता चला कि जब भी अम्ल को पानी में मिलाया जाएगा तो H प्लस आयन मिलेंगे, और जब भी किसी क्षारक को जल में मिलाया जाएगा तो उससे हमें हाइड्रोक्साइड आयन या फिर OH माइनस आयन मिलेंगे। अब सवाल ये है कि क्या सभी क्षारक पानी में घुल जाते हैं, और इसका उत्तर है नहीं। जल में घुलनशील क्षारक जो होते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है, और काफी सारे ऐसे हमारे बेस हैं या फिर क्षारक हैं जो जल में नहीं घुलते हैं, जो घुलते हैं उन्हें क्षार कहा जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो एसिड है यानी कि जो हमारा अम्ल है वो बनाएगा H प्लस एक्वस, और जो हमारा बेस यानी कि क्षारक है वो बनाएगा OH माइनस एक्वस। तो अतः जो हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया थी यानी कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया थी, उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले हम क्या लिखते थे, अम्ल और क्षारक मिलकर क्या बनाएंगे, लवण और जल। अब हम ये जानते हैं कि अम्ल के अंदर H तो होता ही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, HX। वहां पर X का क्या मतलब है, कोई सी भी चीज, परंतु हम ये जानते हैं कि अम्ल के अंदर H तो होगा ही। वैसे ही हम जानते हैं कि क्षारक के अंदर OH माइनस होगा, तो OH माइनस प्लस में M। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अम्ल में H होगा और क्षारक में OH होगा। X और M किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लवण कैसे बन रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हो क्या रहा है, M और X जो है वो साथ में मिलकर बना लेते हैं लवण, और जो H और OH है वो साथ में मिलकर बनाते हैं HOH या फिर H2O जो कि जल है। तो आप इस तरीके से इस पूरी अभिक्रिया को दोबारा से लिख सकते हैं, और यही रीजन है कि हर बार जितने भी एसिड हैं वो सारे के सारे एक ही तरह से अभिक्रिया करते हैं, क्योंकि हो गया रहा है हर बार जो H प्लस आयन है किसी भी अम्ल का वो दूसरे क्षारक के OH माइनस आयन के साथ जाकर जल बनाता है और बची हुई चीजें आपस में अभिक्रिया करके एक लवण बना लेती हैं। यही रीजन है कि सारे के सारे जो एसिड और बेस हैं वो एक ही तरह से अभिक्रिया शो करते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को। अब चलिए यहाँ पर आपको मिलता है एक बोनस, ये है हमारी चीट शीट। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और इसको रट लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से जितनी भी अभिक्रिया आएंगी, जितने भी रिएक्शन आएंगे वो इन्हीं पे बेस्ड है। जल्दी से इन्हें नोट कर लीजिए और इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए इतना काफी है, देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पीएच की, और साथ में जानेंगे लवण के संबंध में अधिक जानकारी, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।